IMF और पाकिस्तान। 19वीं सदी के इख्तिताम और 20वीं सदी के आगाज में ये बात वाज़ेह हो गई थी कि साम्राज्यी कुव्वतें अब तीसरी दुनिया पर अपनी अस्करी गिरफ्त मजबूती से कायम न रख सकेंगी। इससे पहले बरतानिया अगरचे दूसरी यूरोपीय कौमों समेत तमाम मुखालिफ कुव्वतों को शिकस्त देकर एक ऐसी सल्तनत कायम कर चुका था जिसके बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों के राज में यानी उनकी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आज़ादी की सोच पैदा हुई तो साम्राज्यी कुव्वतों खास तौर पर अंग्रेजों ने यह समझ लिया कि आने वाले वक्त में बराह रास्त और अस्करी हाकमियत कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने इस मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया कि मकबूजा इलाकों से फिजिकल विड्रॉल के बाद ज़हनी और फिक्री तब्दीली लाकर अमलन इन कौमों पर कब्जा कायम रखा जाए। 20वीं सदी के वस्त से इस मंसूबे पर बड़ी तेजी से अमल दरामद शुरू हो गया और आलमी सतह पर ऐसे इदारे कायम किए गए जिनके जरिए इन अकवाम को ज़ाहिरी तौर पर आज़ादी देने के बावजूद अमलन अपने तहत रखा जाए और उनके जरिए अपने मफादात की तकमील कराई जाए। लिहाजा सियासी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल जैसे इदारे कायम किए गए और इक्तिसादी सतह पर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे वजूद में लाए गए। अगरचे ये मामला एक तरफा ना था, तीसरी दुनिया के जिन ममालिक को मुखलिस क़यादत मिल गई वहां साम्राज्य कामयाब ना हो सके, जैसे चीन वगैरह, और कुछ ममालिक कुछ अरसे के लिए उनके ट्रैप में आने के बाद इस साजिश को समझ गए और अलग हो गए, जैसे मलाइशिया, भारत वगैरह। बदकिस्मती से पाकिस्तान की मफाद परस्त क़यादत ने कौम को इस इक्तिसादी जाल में इस तरह फंसा दिया है कि निकलने की कोई राह नहीं मिल रही। पाकिस्तान एक ऐसी दलदल में फंस चुका है कि अगर इसी निजाम में रहकर हाथ पांव मारेगा तो मजीद फंसता चला जाएगा। पाकिस्तान को एक मुखलिस इंकलाबी क़यादत की जरूरत है। हमारी दास्तान कुछ यूं है कि आलमी मालियाती इदारा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 माह के स्टैंड बाई मुआहदे के तहत पाकिस्तान के लिए $3 अरब के कर्ज की मंजूरी दे दी है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से मंजूरी के बाद $1.2 अरब फौरी तौर पर जारी कर दिए गए हैं। बकिया 2 एक साथ सह माही बुनियादों पर 2 जायजों के बाद नवंबर 2023 और फरवरी 2024 में जारी की जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले IMF के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक की तारीख का मुख्तसर जायजा ले लेते हैं। सदर अयूब खान के दौर में पाकिस्तान के IMF से 3 प्रोग्राम हुए। जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के IMF से 4 प्रोग्राम हुए। सदर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान ने IMF के 2 प्रोग्रामों में शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दूसरी हुकूमत ने बेनज़ीर भुट्टो की वज़ारत उज़्मा के दौर में पाकिस्तान IMF के 2 प्रोग्रामों में शामिल हुआ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की पहली हुकूमत में एक IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान ने शमूलियत इख्तियार की। बेनज़ीर भुट्टो के वज़ारत उज़्मा के दूसरे दौर में पाकिस्तान IMF के 3 प्रोग्रामों में शामिल हुआ। नवाज शरीफ की दूसरी वज़ारत उज़्मा में पाकिस्तान ने 2 IMF प्रोग्रामों में शमूलियत इख्तियार की। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में 2 IMF प्रोग्राम हुए। PPP की 2008 से 2013 में बनने वाली हुकूमत में 1 प्रोग्राम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की 2013 से 2018 तक हुकूमत में 1 प्रोग्राम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 1 IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान शामिल हुआ, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद नवाज लीग की सरबराही में मखलूत हुकूमत ने जारी रखा। हकीकत यह है कि सन 1988 के बाद तो पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आई उसके आते ही यही नारा लगा कि चलो चलो IMF चलो। फिर यह कि पाकिस्तान को पुल और पुश फैक्टर के जरिए IMF प्रोग्राम में शामिल किया गया और ये मामला आज तक जारी है। IMF अमेरिका के जेर असर है, इसलिए वहां से पुल किया गया कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में लाओ और यहां से हमारी हुकूमतों ने मुल्क को इस IMF की जानिब पुश किया। ये भी एक हकीकत है कि हर जाने वाली हुकूमत ने आने वाली हुकूमत के लिए मुआशी हालात इतने खराब छोड़े कि मुल्क के पास IMF के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए जाने वाले कर्जों की बात की जाए तो एक दिलचस्प सूरत हाल देखने को मिलती है। IMF की जानिब से पाकिस्तान को मिलने वाले कर्जे तवील और बड़े होते हैं। तवील से मुराद कर्जों की वापसी का अमल है। मसलन 1958 से 1977 तक के दरमियान उसकी मुद्दत 1 साल थी। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान लिए गए तमाम कर्जे बेल आउट पैकेजेस या स्टैंड बाय मुआहदे थे। साल 1980 से साल 1995 के दरमियान पाकिस्तान IMF के 7 प्रोग्राम्स से मुंसलिक रहा, जिनमें से एक के सिवा सारे कर्जों की वापसी की मयाद 1 से 2 साल रही। साल 1977 से साल 2013 तक IMF से 6.4 मिलियन का कर्जा लिया गया, जो IMF के 6 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत हासिल किया गया।
इनमें एक के सिवा सारे प्रोग्राम्स की मियाद 3 साल थी। IMF से हासिल किए गए कर्जे की 2019 तक तफसीलात ये हैं कि पाकिस्तान ने 1958 में 0.03 अरब डॉलर, सन 1965 में 0.04 अरब डॉलर, 1968 में 0.1 अरब डॉलर, सन 1972 में 0.1 अरब डॉलर, 1973 में 0.1 अरब डॉलर, 1974 में 0.1 अरब डॉलर, सन 1977 में 0.1 अरब डॉलर, सन 1980 में 1.3 अरब डॉलर, सन 1981 में 1 अरब डॉलर, सन 1988 में 0.7 अरब डॉलर, सन 1993 में 0.3 अरब डॉलर, सन 1994 में 1.2 अरब डॉलर, सन 1995 में 0.6 अरब डॉलर, सन 1997 में 1.1 अरब डॉलर, सन 2000 में 0.5 अरब डॉलर, सन 2001 में 1 अरब डॉलर, सन 2008 में 7.2 अरब डॉलर, सन 2013 में 4.4 अरब डॉलर, सन 2019 में 6 अरब डॉलर और अब पाकिस्तान IMF का 23वां प्रोग्राम हासिल कर चुका है। गुज़िश्ता चंद बरस के दौरान IMF के प्रोग्राम की खातिर पाकिस्तान दर्जनों शराइत पूरी कर चुका है, जिनमें दर्ज झैल काबिल जिक्र हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी में इजाफा, डीजल, पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफा। अप्रैल सन 2022 में पेट्रोल 149 रुपए फी लीटर था और घरेलू सार्फिन जो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते थे उनके लिए फी यूनिट बिजली की कीमत 18 रुपए थी। जुलाई 2023 में पेट्रोल 262 रुपए फी लीटर और उन्हीं सार्फिन के लिए बिजली 35 रुपए फी यूनिट तक जा पहुंची। फिर इसी दौरान कुदरती गैस की कीमत में 80 ता 180% इजाफा हुआ। हर किस्म की सब्सिडी का बतदरीज खात्मा, जिससे गरीब और मुतवस्सत तबका पिस कर रह गया। टैक्सों में बेपनाह इजाफा हो चुका है और अवामुन नास का कचूमर निकल चुका है। पाकिस्तान के साथ 9 माह के स्टैंड बाय मुआहदे की तफसीलात जारी करते हुए IMF के एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान को IMF के साथ तयशुदा अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान के लिए बजट में मुकर्रर करदा अहदाफ पर अमल दरामद लाजिम होगा। बिजली गैस की कीमत में इजाफा, जबकि ज़राअत तामीरात पर टैक्स बढ़ाना होगा। कोई नई टैक्स छूट नहीं दी जाएगी। तनख्वाहें, पेंशन के इखराजात कम करने होंगे। डॉलर का ओपन और इंटर बैंक रेट में 1.25% से ज्यादा का फर्क नहीं होगा। हुकूमत स्टेट बैंक से नया कर्ज नहीं लेगी। पाकिस्तान को महंगाई कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी मजीद सख्त करना होगी। याद रहे कि स्टेट बैंक की जानिब से मुकर्रर पॉलिसी रेट यानी शरह सूद इस वक्त 22% है। तवानाई के शोबे की सब्सिडी बतदरीज कम की जाएगी। इस सिलसिले में सब्सिडी के खात्मे का तीसरा मरहला शुरू करने की शर्त आयद की गई है। बिजली के सर्कुलर डेट के खात्मे और पूरी पैदावारी लागत की वसूली के लिए नए माली साल 2023-24 में बिजली की कीमत में 16 बार इजाफा किया जाएगा। गैस 2 बार महंगी की जाएगी, जिससे कारोबारी और घरेलू सारिफ दोनों बुरी तरह मुतासिर होंगे। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीमों को बंद करने के लिए एक मरहलावार प्लान पर अमल दरामद की शर्त भी आयद की गई है। दीगर करेंसियों में कारोबार करने यानी मल्टी करेंसी के निजाम को भी खत्म करने की शर्त आयद की है। खसारे का सबब बनने वाली कंपनियों और कारपोरेशनों के बारे में एक वाज़े ऑनरशिप पॉलिसी बनाने का कहा गया है। इस सिलसिले में 2 LNG पावर प्लांट्स, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन, फर्स्ट विमेन बैंक, छोटे सरकारी बैंकों की निजकारी करने और बड़े इदारों के हिस्से के फरोख्त से उनकी बहाली के लिए इकदामात का आगाज करने का कहा गया है। IMF ने कम से कम 2 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड्स जारी करने की हिदायत की है। मुआहदे के मुताबिक नए इकदामात करने और पॉलिसियों में तब्दीली के लिए IMF से मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान IMF को बर वक्त मुस्तनद डाटा फराहम करेगा। प्रोग्राम में रहते हुए पाकिस्तान इंटरनेशनल अदायगियां नहीं रोकेगा। महसूलात बढ़ाने के लिए सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के लिए इकदामात करना होंगे। FBR कैश की सूरत में रिफंड की अदायगियां करने से गुरेज करेगा। IMF बनफ्स नफीस सरकारी इदारों की मॉनिटरिंग करेगा। पाकिस्तान की नेशनल अकाउंट्स कमेटी की सहमाई रिपोर्ट IMF को मंजूरी के लिए दी जाएगी। गोया पाकिस्तान एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी के तसल्लुत को कबूल करता जा रहा है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 25.9% रहने का इम्कान है। पाकिस्तान की मईशत सुस्त शरह नमू का शिकार रहेगी। IMF का कहना है कि माली साल 2024 में बेरोजगारी की शरह 8% हो सकती है।
IMF نے مزید کہا کہ پاکستان کا مالیاتی خسارہ معیشت کا 7.5% رہنے کا امکان ہے۔ معیشت میں قرضوں کا حجم 74.9% رہے گا۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ برائے جون 2023 کے مطابق پاکستان کو کل واجب الادا قرض بمائے سود 72.4 کھرب روپے ہے، جو ہمارے GDP کا تقریباً 90% ہے۔ بیرونی قرض 140 ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے۔ یاد رہے کہ اپریل 2023 تا جون 2026 کے درمیان پاکستان کو عالمی اداروں اور ممالک کا تقریباً 75.5 ارب ڈالر قرض بما سود ادا کرنا ہے۔ گزشتہ 15 برس کے دوران واجب الادا قرض کی تاریخ یہ ہے کہ 2008 میں کل 6.4 کھرب روپے تھا، 2013 میں کل 15 کھرب روپے یعنی 135% اضافہ، جس میں بیرونی قرضے میں اضافہ 22% رہا، جو 42.8 ارب ڈالر سے بڑھ کر 52.4 ارب ڈالر تک جا پہنچا۔ 2017 میں کل 22 کھرب روپے، جس میں بیرونی قرضہ 52.4 ارب ڈالر سے بڑھ کر 75.5 ارب ڈالر ہو گیا۔ سن 2022 میں کل 39 کھرب روپے، جس میں بیرونی قرضہ 75.5 ارب ڈالر سے بڑھ کر 110.6 ارب ڈالر ہو گیا۔ سن 2023 کے مارچ تک کل واجب الادا قرض 60 کھرب تک جا پہنچا، جس میں بیرونی قرضہ 140 ارب ڈالر تک جا پہنچا، جس میں 35 کھرب روپے اندرونی قرضہ ہے، جبکہ 22 کھرب روپے بیرونی قرضہ ہے۔ اس میں چین 17 ارب ڈالر، 11 ارب ڈالر پیرس کلب کے، 33 ارب ڈالر ملٹی لیٹری ڈونرز اور 10 ارب ڈالر IMF کو واجب الادا شامل ہیں۔ پاکستان امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور قطر کا بھی قرضدار ہے۔ علاوہ ازیں 12 ارب ڈالر کے قریب سکوک اور یورو بانڈز کی مد میں واجب الادا ہیں۔ وفاقی بجٹ برائے 2023-24 میں IMF کی ہدایات کو بھرپور انداز میں ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ 14.5 کھرب روپے کے کل بجٹ میں 7.4 کھرب روپے تو قرضوں پر سود کی ادائیگی کی مد میں خرچ ہوگا۔ یہ بجٹ کے کل حجم کا 50% سے بھی زائد ہے۔ پھر یہ کہ ٹیکسوں کا ابتدائی تخمینہ 9.4 کھرب روپے تھا، جس میں 24 جون 2023 کو 415 ارب روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ ٹیکس میں اضافے کے بغیر بجٹ کے پتلے سے ہوا نکل گئی۔ بجٹ خسارہ کو پورا کرنے کے لیے 7.5 کھرب روپے تک مزید قرضہ درکار ہو سکتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سن 2023 کے دوران بیرون ملک پاکستان سے حاصل ترسیلات میں 4 ارب ڈالر، جبکہ برآمدات میں بھی 4 ارب ڈالر کی کمی ہوئی۔ گویا 3 ارب ڈالر کے IMF معاہدے کے لیے جو سخت شرائط پوری کی گئیں، ان کے نتیجے میں 8.2 ارب ڈالر کا تو یہی نقصان ہو گیا۔ IMF سے معاہدے کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو 2 ارب ڈالر قرض فراہم کیا ہے اور متحدہ عرب امارات نے بھی پاکستان کو 1 ارب ڈالر کا قرض دیا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کو نہ صرف مختلف اشیاء کی قیمتیں بڑھانی ہوں گی، بلکہ ریونیو بڑھانے کے لیے سخت اقدامات بھی کرنے ہوں گے۔ IMF معاہدے کے بعد پاکستان توانائی کے شعبے کی لاگت وصول کرنے کے لیے ٹیرف بڑھائے گا۔ پاکستان کو صارف نرخ ریکارڈ مہنگائی کے باوجود بڑھانا ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک کو درآمدی پابندیاں ختم کرنا ہوں گی۔ درآمدات پر پابندی سے معاشی نمو متاثر ہوتی ہے۔ قرض کا ڈالر آئے گا تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھ جائیں گے۔ معاہدے سے 3.5 ارب ڈالر کے ذخائر بڑھ کر 7 سے 8 ارب ڈالر تک جا پہنچیں گے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ مزید قرض لے کر اگست کے وسط تک زر مبادلہ کے ذخائر 15-16 ارب ڈالر تک پہنچا دیے جائیں گے۔ حکومت کو پرائیویٹائزیشن کے لیے مختص 15 ارب روپے کئی گنا بڑھانے پڑ سکتے ہیں۔ ملکی اثاثہ جات کو گروی رکھوانا یا لیز پر دینا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کو سب سے زیادہ سودی قرض دینے والے ملک چین سے مزید سودی قرضہ حاصل کیے جانے کا امکان ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے پاکستان کو 9 ارب ڈالر قرض فراہمی کے وعدے ہوئے ہیں، تاہم پاکستان کو عالمی قرضوں کی ادائیگی سمیت 22 ارب ڈالر درکار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک وقت تھا ہم کہا کرتے تھے کہ اگر پاکستان اپنے غیر ترقیاتی اخراجات کو کنٹرول کر لے، اگر اشرافیہ خزانے کی جو لوٹ مار کرتا ہے وہ ختم ہو جائے، وزراء اور سول ملٹری افسران کی مراعات ختم کر دی جائیں، بچت کو قومی سطح پر اور عوامی سطح پر سختی سے لاگو کیا جائے وغیرہ وغیرہ، تو پاکستان IMF کے چنگل سے نکل سکتا ہے۔ لیکن آج جس معاشی تباہی سے ہم دوچار ہوئے ہیں، اب صرف اور محض یہ اقدامات ہمیں IMF کے شکنجے سے نجات نہیں دلا سکیں گے۔ اب ہمیں ایک ایسے مرد کلندر کی ضرورت ہے جو ہرچا باد آباد کا نعرہ لگا کر میدان میں اترے اور تمام ملکی اور غیر ملکی سود کی ادائیگی یہ کہہ کر بند کر دے کہ ہمارا دین، ہماری شریعت سودی لین دین کی اجازت نہیں دیتے، لہٰذا ہم حاضر یا ماضی کا کوئی سود ادا نہیں کریں گے، البتہ اصل زر واپس کرنے کے ہم پابند ہیں۔
یاد رہے کہ امریکہ نے F-16 طیاروں کی پوری رقم پاکستان سے ایڈوانس وصول کر کے ہمیں طیارے دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ پریسلر ترمیم اب ہمیں پاکستان کو طیارے دینے میں رکاوٹ ہے، تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہماری شرعی عدالت نے سود کو حرام مطلق قرار دے دیا ہے، لہٰذا ہم سود ادا نہیں کریں گے۔ پھر حکمران اور عوام ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، چاہے پیٹ پر پتھر ہی کیوں نہ باندھنے پڑے۔ آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ IMF ایسے ممالک جو پہلے ہی قرض کے بوجھ تلے بری طرح دبے ہوتے ہیں اور یہ بات تقریباً طے شدہ ہے کہ وہ کبھی اس قرض کو ادا نہیں کر سکیں گے، ان کو مزید قرض کیوں دیے جاتا ہے؟ جواب معروف معیشت دان اور IMF کے سابق اعلیٰ عہدیدار جان پرکنز نے اپنی کتاب کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین میں دیا ہے کہ IMF سرمایہ دارانہ نظام کا وہ آلہ ہے جس کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کو مقروض بلکہ غلام بنایا جاتا ہے۔ ہماری 5 صدی کی تاریخ بھی معاشی اعتبار سے اس غلامی کی کہانی سناتی ہے۔ اب غلامی کا قلادہ صرف اس صورت میں اتار پھینکا جا سکتا ہے کہ ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے عمل کرتے ہوئے سودی معیشت کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں۔